बच्चों एसी सर्किट्स को समझना आसान हो जाता है अगर हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो एसी सर्किट्स को समझना आसान हो जाता है। पहली बात, अब उस वेक्टर को कहते क्या है जिस वेक्टर से हम अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टॉपिक आप इसमें समझिए बेटा, फेजर। फेजर क्या होता है? फेजर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाले रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। तो डेफिनेशन में लिख सकते हो, द रोटेटिंग वेक्टर्स representing alternating current and alternating EMF are called phasor। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाले रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेजर्स कहते हैं। अब फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम, तो देखो बेटा, फेजर डायग्राम, फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स ईएमएफ, अगर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। करंट को कल रिप्रेजेंट किया था, हमने देखा था I = I0 sin ओमेगा t से, और ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया था E = E0 sin ओमेगा t। तो देखो बच्चों, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से है। अगर फेजर्स की अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस करंट और इस ईएमएफ का जो वेक्टर है उसको जिस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर डायग्राम is the diagram representing AC and AC EMF। कंडीशन यही है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फेजर हैं, ये दोनों फेजर्स के बीच में जो एंगल होता है वो एक्चुअली ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। द एंगल बिटवीन फेजर्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट is equal to phase difference between current and EMF। करंट का फेजर अगर ये ले लें, I = I0 sin ओमेगा t, ये करंट का फेजर है। और आपकी जो इक्वेशन है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t थीटा। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर इक्वेशन ये है तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर ऑन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस में अगर इसको रिजोल्व करवा जाए तो बाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन ऑन द बाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस
is instantaneous current. इसके अपोजिट अगर फेजर आपका ये जो इक्वेशन है वो करंट की I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ I on x axis is the instantaneous current. ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का फिगर, तो प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। सिमिलरली ईएमएफ के लिए भी होगा। इन प्लेस ऑफ करंट जब हम ईएमएफ पुट करते हैं तो ईएमएफ की इक्वेशन होगी और उसका जो प्रोजेक्शन बाई एक्सिस के अलोंग जो होगा वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देगा। जब ये इक्वेशन होगी और अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। फेजर गिव्स लेंथ ऑफ फेजर gives peak value of alternating current or alternating EMF। जैसा कि हमने पढ़ा है वेक्टर में, वेक्टर की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी तरह से फेजर की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ फेजर will represent peak value of alternating current और peak value of alternating EMF। तो ये चीजें हमने सीखी बच्चों को फेजर के विषय में। फेजर पढ़ना हमारे लिए इसलिए आवश्यक होता है कि फेजर से जो अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग सब EMF को अगर हम किसी वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं तो एसी सर्किट्स को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC circuits। फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मीन्स अगर किसी रेजिस्टेंस से हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को अटैच कर देते हैं। इस सर्किट में एक सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट का और एक रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे करंट का फेजर और ईएमएफ का फेजर किस तरह से, क्या रिलेशन होता है उसके में, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है। इफ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी is the current, is the alternating current in the circuit। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके बच्चों, जब ये करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आएगा, तो रेजिस्टेंस में के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको, उसके विषय में सोचो। तो पोटेंशियल ड्रॉप across resistance VR equals to I into R। VR का मतलब है potential drop across the resistance। I is the instantaneous current, so you can write I naught R sin omega t। तो बच्चों क्या I naught का रेजिस्टेंस से इंटू करते हैं तो क्या ये पीक वैल्यू ऑफ EMF होगी, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगी, तो इसको हम V नॉट भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप VR इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। VR is the potential drop across resistance and V naught is the maximum potential drop across the resistance। It is the equation 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें देखने को मिल रहा है बेटा कि ओमेगा टी इसका फेज है और इसका फेज भी ओमेगा टी है। तो ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में है। ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज। बच्चों जब
केवल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है एसी सोर्स से, तो करंट और ईएमएफ जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों एक ही फेज में होते हैं। का डायग्राम हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। इट इज द curve of current I equal to I naught sin omega t, and this one is for EMF, or we can write VR equals to V naught sin omega t, both are in the same phase। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये फेजर आपका करंट का हो गया और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, सेम फेज है तो इसका ये EMF का फेजर है। टाइप का जो सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट, एसी सर्किट। प्योर इंडक्टिव मीन्स इसमें केवल इंडक्टर होगा। हमने क्या किया बच्चों, एक इंडक्टर के साथ एसी सोर्स को अटैच कर दिया। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 ईएमएफ। नाउ इंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जब किसी इंडक्टर से करंट पास होता है तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर E equals to minus L di upon dt. It is EMF, it is induced EMF across the इंडक्टर। किरचॉफ लॉ लगाते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, क्या E माइनस E प्लस E इक्वल टू 0, E माइनस L डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल रहा है एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू L डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई इक्वल्स टू E अपॉन L इंटू डी टी। ई की जगह पुट करना है E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई L इक्वल टू डी आई। इस एक्सप्रेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो हमें करंट मिलेगा। तो करंट I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ये बनेगा बेटा E नॉट अपॉन L माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ये एक्सप्रेशन है I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये जो टर्म है ओमेगा नीचे आएगा। तो I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन ओमेगा L साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब बच्चों EMF अपॉन, as we know V equals to IR, so I equals to V upon R। तो क्या बच्चों अगर हम EMF को, ये जो EMF है इस EMF को R से मल्टीप्लाई करते हैं, V इंटू R इक्वल टू I आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस से बिलोंग कर, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर मीन्स I इक्वल्स टू V अपॉन R। इट मीन्स ये जो टर्म है कंपेयर करिए आप, तो EMF को जब आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और ये करंट है और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट अगर होती है इफ I नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन ओमेगा L। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो क्या ये रेजिस्टेंस वाला टर्म होना चाहिए डायमेंशनली। तो ओमेगा L को हम लिखते हैं XL,
जिसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL equal to omega L, which is called inductive reactance. In place omega you can write 2 pi upon T also, that is 2 pi mu into L, where mu is the frequency. बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, फाइनली इसको हम I नॉट अगर लिखते हैं, इसको I नॉट, तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ईएमएफ का फेजर और करंट का फेजर 90 डिग्री से वेरी कर रहा है। मतलब ये जो करंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री पीछे मान सकते हैं। यहाँ से देखो बच्चों, थोड़ा सा साइन में अंतर है। साइन यहाँ जब माइनस कॉस था, यहाँ आपको माइनस पुट करना पड़ेगा, फिर ये एक्सप्रेशन चेंज होके ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फेज किसका है, करंट का, और ईएमएफ का फेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स ईएमएफ करंट को लीड करता है और करंट ईएमएफ को लैग करता है। इसका डायग्राम ये है। डायग्राम क्या है, करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये करंट की इक्वेशन है, और ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की इक्वेशन है। अब जरा सोचो, करंट और ईएमएफ, इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको हम करंट को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, आई नॉट। यूजुअली हम करंट को एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं, आई, और ईएमएफ को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ईएमएफ क्या है, पीछे है, कि आगे है, ईएमएफ पाई बाई 2 से आगे है, तो ईएमएफ इधर होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर वी एल लीड्स द करंट बाय पाई बाई 2। तो ये करंट का फेजर, ये ईएमएफ का फेजर। दूसरी तरह से हम वेव के फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो, अगर करंट आपका इस तरीके से चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आपका इधर से आएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट, I equals to I naught sin omega t, and this curve is for E equals to E naught sin omega t. थर्ड सर्किट है AC थ्रू कैपेसिटर। बच्चों, अगर हम कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ अटैच करते हैं तब क्या होता है, ईएमएफ इसका E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इसके अक्रॉस मान लीजिए चार्ज क्यू है, तो करंट I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। करंट I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इक्वल्स टू current I into dt. As we know that capacitance E equals to Q upon V. So from here Q equals to CV. So you can put d upon dt equal to CV. So I equals to, taking C out, differentiate. In place of V you can put this. So d upon dt E naught sin omega t. इसको डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो I इक्वल्स टू C इंटू ई नॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस ओमेगा टी, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओमेगा अपॉन डी टी, इट विल बी ओमेगा ओनली। तो C इंटू ई इंटू ओमेगा
इंटू कॉस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से बच्चों EMF इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू करंट। इस टर्म को क्या लिखना है, इस टर्म को लिखना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो साइन, इधर साइन है इधर कॉस है, कंपेयर नहीं कर सकते, इसको साइन में कन्वर्ट करिए तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करते हैं हम इसको और कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि करंट EMF की फेजर से 90 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स करंट EMF को लीड करता है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we came to know that current leads EMF by pi by 2 in pure capacitive circuit। ये चीज हमें सीखने को मिलती है। तो फेजर टाइम वेव के फॉर्म में देखो, करंट की I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कर्व है तो EMF लैग करेगा, ये जो कर्व होगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का होगा इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तरह से ये बना सकते हो, ये करंट का फेजर और EMF का फेजर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बाय पाई बाई 2 इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ बच्चों ओमेगा सी एक टर्म आया था जिसको हमने E इंटू ओमेगा सी को आई नॉट लिखा। तो बच्चों देखो EMF इंटू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होना चाहिए। तो क्या this term, reciprocal of this term will equal to resistance, which is called capacitive reactance. Xc equals to 1 upon omega c, called capacitive reactance। ये क्या है बच्चों, ओमेगा को तो आप लिख ही सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 upon 2 pi mu c। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, अगर फ्रीक्वेंसी, अगर ये AC की जगह DC हो तो DC की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, DC का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ये जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो कैपेसिटर कभी भी DC को पास नहीं होने देता, क्योंकि उसके लिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में और प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। अगले वीडियो में LCR सर्किट को पढ़ने वाले हैं और AC डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।